हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 34 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा, इसके पहले हम लोगों ने 33 में देखा था, वीडियो नंबर 33 में देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है ना। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस एरिया से लिंक होती है तो हम कहते हैं कि फ्लक्स लिंक हो रहा है। और जो फ्लक्स लिंक का फॉर्मूला हमने निकाला था सरफेस से, वो निकाला था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म ई है, एरिया आपको ए दिया हुआ है और ई और ए के बीच का एंगल मान लो थीटा बना हुआ है, तो फार्मूला निकल के आया था आपको फ्लक्स का फार्मूला ई ए इंटू कॉस थीटा। उस पर हमने डिटेल चर्चा हमने किया था। आज हम लोग जो है एक अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कैसे फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है कि फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल भी आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप फार्मूला लगा सकते हो। अब यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है आपकी, चेंज हो रही है और आप देख भी रहे हो। और इसके बाद हमने एक अब इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रैंडम सरफेस एरिया हमने बनाई जिसका नाम हमने एम दिया। एम इज़ द सरफेस एरिया। अच्छा, अब आपने कहा कि अब इलेक्ट्रिक, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस एरिया, तो आप डायरेक्ट ई इंटू ए नहीं कर सकते हो। मान लो पूरी की पूरी एरिया आपने इसकी ए ले लिया है, तो आप ई इंटू ए नहीं कर सकते हो या ई इंटू ए कॉस थीटा नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप निकालते हो वर्क डन निकालते हो, तो आप कहते हो कि अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट में अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगा करके वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, तो आपको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंटल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपको कट करना पड़ता है। उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में आपको फोर्स को कांस्टेंट करना पड़ता है, फिर एफ इंटू डी लगाना पड़ता है। तो आपने कहा एफ इंटू डी एक्स लगा करके फिर हम पूरे के पूरे इंटरवल में वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट पहले आपने सीखा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट होल सरफेस के साथ हम ई इंटू ए तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी फील्ड जो वेरिएबल है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने एक स्मॉल एलिमेंट, पहले आपने स्मॉल सरफेस एरिया आपने यहाँ पर कट किया, ये स्मॉल सरफेस एरिया आपने ऐसे कट किया ये, और इसको आपने माना डी ए। तो अगर एक छोटी सी एरिया आपने डी ए, एलिमेंटल एरिया आपने डी ए कट किया है, और इस एलिमेंटल एरिया की जो डायरेक्शन है ना, इस एरिया के परपेंडिकुलर होगी, तो आपने कहा ये डी ए हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। डी ए इज़ द एरिया वेक्टर ऑफ एलिमेंटल एरिया डी ए। ये छोटी सी एरिया की डायरेक्शन आपने डी ए दे दिया। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है अगर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में टेंजेंट हम ड्रॉ कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। मतलब इस छोटी सी एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो ई है, ये हमने पॉइंट आउट कर दिया मान लीजिए। और ये एलिमेंटल जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या आपकी है, ये डी ए है। ठीक है बेटा जी। तो आप यहाँ पर फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हो कि स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो बेटा जी, आप यहाँ कह सकते हो कि तो जो डी फाई आपका होगा, डी फाई इज़ व्हाट, डी फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एलिमेंटल एरिया। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इफ़, आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो कि इफ़ डी फाई है ना, बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग द एरिया, द एलिमेंटल एरिया डी ए। ठीक है ना। तो छोटी सी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा, मान लिया हमने डी फाई, तो डी फाई आप क्या लिखोगे, डी फाई इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। ये जो फार्मूला आपका है, क्योंकि आपको पता है कि जो डी ए एरिया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो गई है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा लिख दिया आपने। ठीक है ना। लेकिन आपको निकालना है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया एम, है ना, जो आपको ये सरफेस एरिया एम दिया गया ना पूरा का पूरा, इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्या करोगे आप कहोगे टोटल फ्लक्स लिंक्ड
ठीक है ना। और पासिंग पासिंग आप लिख सकते हो पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया एम, या तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस एम। एम हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि सरफेस की लिमिट में नहीं पता है ना कि क्या इसकी एरिया है, क्या इसकी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, ये हमको पता नहीं है, तो डायरेक्ट हमने एम बोल दिया है। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, देखो फाई और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, ये होगा ना आपका। और या तो इसको ये आपका आ गया, या तो ये ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा हो गया बेटा जी। ठीक है ना, ये आपका फ्लक्स आ गया। और लिमिट कहाँ से रखोगे आप, लिमिट रखोगे, कहोगे सर लिमिट तो पता नहीं हमको है, तो सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पर एम। एम का मतलब क्या है, इसी सरफेस एरिया में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अगर आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब के लिए क्या होगा, ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दो पूरे की पूरी एरिया पर। एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, उस एलिमेंट पर क्या करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरे के पूरे एरिया पे इंटीग्रेट कर दो, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द एरिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो फ्लक्स का फार्मूला ई इंटू डी ए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई ई इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। फ्लक्स का फार्मूला हो गया ये, फ्लक्स लिंक्ड विद द नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म करोगे तब भी यही रिजल्ट आएगा। यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करोगे, बाहर निकालोगे, और डीए को इंटीग्रेट करोगे तो ए आ जाएगा, सिंपल है कि नहीं बेटा जी। तो आपको अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फार्मूला हमेशा आप यूज करोगे, और ये फार्मूला हर जगह यूज होगा, याद रखना आप लोग। और अगर आपकी यूनिफॉर्म फील्ड है, सरफेस एरिया आपको दी गई है, तो सिंपल आप ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा रख दो, कोई भी इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ आपको नॉन यूनिफॉर्म की बात आ जाए, तहाँ आप सीधे स्मॉल एलिमेंटल एरिया कट करके वहाँ पर आप इंटीग्रेट ई डी एस कॉस थीटा निकाल करके आपको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसको आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है ना। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कराएंगे जो कि आपको क्या है, हेल्प करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए। मैं बार बार बोला हूं कि यहाँ पर जो थीटा हम बार बार ले रहे हैं, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए के बीच का एंगल है। जैसे मान लो हमने एक पहला क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पर, ये आपका मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट लिया हमने, ये आपका एग्जाम्पल है फर्स्ट। इसमें क्या क्या कहा गया है कि फाइंड द फ्लक्स linked या passing through the disk linked with the disk। तो अब आपको क्या है कि यहाँ पर सारा डायग्राम आपको दिया गया है बेटा जी, ठीक है ना। ये आपको ये चीज़ आपको यहाँ दी गई है, तो इस चीज़ को देखो कैसे करेंगे इसको हमने इसको शायद आपको बताया भी है, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है बेटा जी। तो इसको देखो, तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देना इस पर। ये बेटा आपको क्या है, एक आपको डिस्क दिया गया, ये डिस्क है, ठीक है ना, ये आपका डिस्क है, ठीक है ना। और आप ये डिस्क आपका है, और इसकी रेडियस कितनी है आपकी, आर है, ठीक है ना। अब इस डिस्क से जो है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपको दिया गया, जो कि पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, और ये है ई नॉट, ठीक है ना। तो आप देखो कि ये डिस्क कैसे रखा हुआ है, आपकी प्लेन जो आपका पेपर है, उस पेपर में ये वाला जो हमने कटिंग वाला पार्ट दिखाया है, ये वाला पेपर पर टच करेगा, और ये उसका ऊपर वाला पार्ट पेपर के ऊपर है। ये 2D में आ गया है ना बेटा जी, ये 2D में आ गया। ये जो है पूरी की पूरी डिस्क जो है, इसकी जो सरफेस एरिया है वो पेपर के साथ पैरेलल में नहीं है, याद रखना। तो आप जैसे अपना पाम फेस है बेटा ना, अपना पाम फेस है, तो पाम फेस जब पेपर पे रखोगे तो पाम फेस की पूरी एरिया जो है आपके पेपर की हो जाएगी पैरेलल, ठीक है बेटा जी। तो कहोगे भाई पाम फेस की जो एरिया है और जो पेपर की जो एरिया जिस पर हमने रखा है, दोनों पैरेलल हो गए। लेकिन अगर आपने पाम फेस को आपने वर्टिकल अपने सामने कर लिया, अपने फ्रंट पे कर लिया, जहाँ आप बैठे हो टेबल पे, और पाम फेस आपकी तरफ हो गया, तो आप देखो क्या बोलते हैं कि जो पेज आपका है, नोटबुक का पेज है, उस पेज पर आपका जो पाम फेस है वो वर्टिकल हो गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये डिस्क की ये पोजीशन है, कि मतलब वो वर्टिकल रखी गई है। तो आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया इस प्रकार से, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकला हुआ है,
ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना बना है, 37 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो हमको लगेगा कि अब बताइए, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ लिखते हैं आंसर में, क्या लिखते हैं, देखो आंसर में बना रहा हूँ, वो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए इंटू कॉस 37 डायरेक्ट, और यही ऑप्शन में रहता भी है, और इसको करेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। जबकि ये आंसर आपका गलत है, क्योंकि जो आप थीटा लिखते हो ना, ये थीटा, ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल को हमें बताना ज़रूरी था आपको, कि आप समझ सको कि बताइए इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर कहाँ पर है बेटा जी, इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ये है डिस्क का एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर डिस्क का आपका है, ठीक है ना। तो अब बताइए, ये जो एंगल आपका 37 डिग्री दिया हुआ है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो हमको जो एंगल हमें निकालना है, और वो एंगल हमें कौन है, एंगल, ये एंगल आपका यहाँ से, ये एंगल आपका लेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है, तो ये एंगल रखना होगा फार्मूले में। ये एंगल आपका होगा 53, कितना होगा बेटा जी, ये 53 होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है पूरा का पूरा, और ये 37 आपको दिया हुआ, तो ये 53 होगा। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क क्या होगा, ई, और ए होगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 53 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड निकालने के लिए आपको थीटा पर फोकस करना होगा। थीटा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटा जी, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो आप इस चीज़ को समझो कि हमें इमेजिनेशन करना है, हमें इमेजिन करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, एक आपके पास यहाँ भी आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, लेकिन अब डिस्क कैसे रखी हुई है, जो डिस्क की जो एरिया है, सरफेस एरिया दिख रहे हो ये बिल्कुल प्लेन की पेपर में है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों में फ़र्क है, ये 2D में है, ये आपका सिंपल, ये जो आपका है ये पेपर जो है उसी पेपर पर रखा गया। इसका मतलब इस डिस्क की जो सरफेस एरिया है वो पेपर के पैरेलल है, चिपक के है बिल्कुल, है उसमें स्टक कर गई है, चिपक गई है। तो आप कहोगे सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम बनी हुई है पेपर के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनी हुई है, इसी प्लेन में बनी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस डिस्क, तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो कहोगे भाई इसकी सरफेस एरिया, इसकी जो एरिया वेक्टर है, इस डिस्क का जो एरिया वेक्टर हो या तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। पेपर के अपवर्ड होगा तो एरिया वेक्टर तो आपका अपवर्ड अगर जाएगा, मान लो अपवर्ड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉट लगा दें, डॉट का मतलब बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड हो गया, तो एरिया वेक्टर हो गया अपवर्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बिल्कुल इसी प्लेन में है, तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। तो इस केस में क्या देखा आपने कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री तो फ्लक्स क्या होगा बेटा जी, फ्लक्स होगा ई ए कॉस 90, ये हो जाएगा 0। डायरेक्ट आप इसको लिखोगे 0 लिखोगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि आपको एरिया को देखना पड़ेगा कि एरिया, सरफेस एरिया कैसी रखी हुई है और उस सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, और उस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बन रहा है, उस एंगल को फार्मूले में रख करके हम फ्लक्स लिंक्ड विद द या फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपने इसको करेक्ट किया, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बना रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, ये कहा गया है कि इफ़ ई इक्वल टू ई नॉट आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। देन फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स लिंक है उसको निकालिए। अब आपने कहा कि सर अभी तो आपने पढ़ाया है कि फ्लक्स जो है सरफेस के साथ डिफाइंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी सरफेस के साथ लिंक होती है तो वहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड हम निकालते हैं या फ्लक्स पासिंग निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर आप कहते हो पूरे क्यूब से निकालो, तो ठीक है बेटा आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना होता है कि जो आपकी बॉडी है उस बॉडी से कितना फ्लक्स लिंक है। अगर ये निकालना है तो पहले देखो कि बॉडी की कितनी सर्फेसेस हैं,
सारे जितने भी सरफेसेस हैं सबसे फ्लक्स निकाल लो, जितने भी उसमें मिलेंगे सरफेसेस सबसे फ्लक्स निकाल लो, और सारे फ्लक्स को निकाल करके आप ऐड कर दोगे तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द बॉडी निकल जाएगा, या नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखा आप क्यूब आपका रखा हुआ है, तो इस क्यूब के पास 6 फेसेस हैं। ठीक है बेटा जी, सबका नाम हमने पॉइंट आउट कर दिया है ABCD करके, पूरा आपको पता है 6 फेसेस यहाँ पर हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो दी गई है कहाँ पर, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, तो ऐसे यहाँ बना सकते हैं हम, यहाँ बना सकते हैं, पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट साइड में बनी हुई है जो कि इस क्यूब को पेनिट्रेट करके ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है बेटा जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है क्यूब से पास हो रही है वो किस किस सरफेस एरिया से लिंक हो रही है, मतलब कौन कौन सा सरफेस किस किस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि 6 फेसेस है। तो आप कहोगे सर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके सामने देखो ये एरिया सामने आएगी, ये वाली एरिया इससे लिंक होगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली एरिया से लिंक होगा, यही इन्हीं 2 एरिया से लिंक होने वाला है, न तो ऊपर के लिए एरिया से लिंक होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से जाएगी, ऐसे जाएगी, तो क्या इस वाली एरिया से लिंक होगी? आप कहोगे बिल्कुल लिंक नहीं होगी सर, क्योंकि लिंक होने के लिए क्या है, इसके क्या है, इस सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड गिरनी चाहिए, तभी तो लिंक होगी। तो इसके साथ यहाँ पर लिंक हो जाएगी, यहाँ पर लिंक हो जाएगी, और जो बैक साइड में एरिया है उससे भी लिंक नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे से बुलेट आप फायर करो, तो बुलेट फायर करो, ठीक है ना, तो बुलेट फायर करोगे, मान लीजिए ऊपर से नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज बनाई, बुलेट फायर आप कर रहे हो, जब भी बुलेट फायर करोगे तो बताइए वो किस सरफेस एरिया को बुलेट पेनिट्रेट करेगी? तो कहोगे जब उसके सामने जो आएगा और जस्ट उसके सामने जो आने वाला है राइट साइड में, इन्हीं दोनों को पेनिट्रेट करने वाला है। क्या अपर सरफेस को करेगा पेनिट्रेट? नहीं। क्या लोअर वाले करेगा? नहीं। तो फ्लक्स तो ऊपर वाले से नीचे वाले से लिंक होना ही नहीं है। ये जो आपके सामने वाला सरफेस है इससे भी लिंक नहीं होगा, और जो बैक साइड में आपका ब्लैक कलर का सरफेस है उससे भी लिंक नहीं होगा। लिंक किससे होगा? सिर्फ ADGH से होगा, और BCE और F से होगा, इन्हीं दोनों से लिंक होना है। तो इन्हीं दोनों से फ्लक्स निकाल करके हम ऐड कर देंगे तो आपको नेट मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब बताइए, सबसे पहले हम राइट साइड वाले लेते हैं, BCEF को लेते हैं, तो क्या इससे फ्लक्स लिंक हो रहा है? आपको सर बिल्कुल हो रहा है, लिंक हो रहा है। बताओ बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तो इस सरफेस के लिए, क्योंकि आपका ये क्लोज सरफेस है, ये क्या बेटा जी, ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के केस में मैंने बताया था, जब भी फ्लक्स का आप कैलकुलेशन करते हो या किसी सरफेस के एरिया को आप बनाते हो, डायरेक्शन को बनाते हो, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा आउट डायरेक्शन में चला गया, है ना, कहाँ चला गया? आउट डायरेक्शन में। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ चला गया? ये भी जाएगा आउट डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड इसका इधर होगा, है ना, 2 ही एरिया है। तो हमें फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया, एरिया वेक्टर चाहिए वो भी आपको मिल गया, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, हमने कहा कि ये जो हमने एरिया लिया, हम इसकी बात कर लेते हैं। बताइए, इस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रहा है, देखो ऐसे, क्योंकि फार्मूले में दिया हुआ है E0I कैप। इसका ये मतलब हुआ कि जो E0 की डायरेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स में है, पूरा लेफ्ट से आ रही है और बिल्कुल राइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर अगर इस फ्लक्स की, इस एरिया की बात करें हम, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये जा रहा है राइट साइड में, और इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ पर है? राइट साइड में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का कितना एंगल बना? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल बना कितना बेटा जी? 0 बना। तो आप यहाँ निकाल सकते हो कि पहला इसको मान लो कि ये आपका सरफेस फर्स्ट है, इसको मान लो आप सेकेंड है ना। तो आप कहोगे सर पहले वाले सरफेस मतलब φ1 क्या होगा? फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट सरफेस क्या होगा बेटा जी? EA इंटू कॉस कितना? 0। ठीक है बेटा जी। अब बताओ बेटा जी, E कितना है? E तो आपको दिया है कितना? E0 दिया है डायरेक्ट, E0। और A कितना है बेटा जी? क्योंकि ये क्यूब है और इसकी साइड क्या है? A है, तो एरिया कितनी होगी? A² होगी। सिंपल ना। साइड A का मतलब क्या है कि ये भी आपका ये है, ये भी आपका ये है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा A² इंटू कॉस 0। तो φ1 कितना आ गया बेटा जी? φ1 आ गया बेटा आपका E0 इंटू A², ये आपका आ गया φ0।
ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब हमको क्या निकालना है बेटा जी, देखो अब हमको निकालना है φ2। φ2 का मतलब आपका दूसरा सरफेस ले रहे हो, ये वाला सरफेस ले रहे हो आप। इस वाले सरफेस के लिए क्या लिखोगे आप लोग, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, यहाँ भी ई नॉट होगा, यहाँ भी ई नॉट होगा, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो आपने कहा कि ई नॉट इंटू ए इंटू कॉस, कितना एंगल बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस पर गिर रहा है सरफेस पर, और एरिया वेक्टर आपका इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ कॉस 180 डिग्री लिखोगे। तो φ2 कितना आ गया बेटा जी, φ2 आपका आ गया ई नॉट ए स्क्वायर इंटू कॉस 80 की वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा φ2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। तो अब दो ही सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है पूरे के पूरे क्यूब में। तो आप कहोगे फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, कहोगे फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, क्या होगा बेटा जी, फाई इक्वल टू क्या होगा, φ1 प्लस φ2, है ना। तो कितना होगा φ1 होगा आपका ई नॉट इंटू ए स्क्वायर माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया बेटा जी। मतलब जो फ्लक्स लिंक आप निकाल रहे हो वो 0 निकाल रहे हो, और वो आपका 0 आएगा। मतलब इस क्यूब से एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, आपके इस सरफेस से फ्लक्स जो लिंक होगा वही इससे भी लिंक होगा, लेकिन इसके लिए फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो इसके लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया बेटा जी। याद रख लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी क्लोज सरफेस को आर पार कर रहा है, मैं आपको बता दूं अभी तो आपको सिंपल बताया एग्जांपल, आप कोई भी आपका क्लोज सरफेस हो, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे वो पैरेललोपाइड हो, चाहे वो जितने भी आपके क्लोज सरफेसेस हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आ रहा है, उसको पेनिट्रेट करके आर पार हो रहा है, एक सरफेस से एंटर कर रहा है और दूसरे से बाहर निकल रहा है, तो 100% श्योर है कि पूरे के पूरे सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो 0 होगा। जितना एंटर होगा उतना ही बाहर निकलेगा। तो एंटर होने वाले को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और बाहर निकलने वाले को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, जो मैंने बताया है आपको। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो कि जो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। अब दोनों में से आप किसी को ले सकते हो। जैसे बाहर निकलने वाले को आपने क्या ले लिया, अगर पॉजिटिव ले लिया, तो एंटर वाले को क्या लोगे आप, निगेटिव लोगे। तो जितना फ्लक्स आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। एक भी फ्लक्स लिंक नहीं होने वाला है किससे, क्लोज सरफेस से। लेकिन कंडीशन क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो ये चीज़ आप टाइम के साथ साथ समझ पाओगे। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो रहा जा रहा है इस तरीके से। तो जितना फ्लक्स क्या होगा, इस एरिया से जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स इस एरिया से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आप कहोगे सर कि यहाँ भी फ्लक्स लिंक कितना होगा बेटा जी, 0 होगा। जितना एंट्री हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है फ्लक्स ना, तो आपका क्या होगा, हमेशा ये 0 होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्फीयर इज ऑलवेज 0। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर, क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे आप, तो आपको वही मिलेगा भाई, आने वाला जो फ्लक्स होगा उसको निकालोगे तो निगेटिव में आएगा, इसका पॉजिटिव में आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपका नेट रिजल्ट आपका 0 आने वाला, जैसा यहाँ पर आया था। ठीक है बेटा जी, तो इसको देख के ही आप आंसर बता दोगे। जैसे मान लो यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्फीयर बना दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ तो यूनिफॉर्म थी, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है। देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब बताओ फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फीयर। अब बताओ क्या जो आपका क्लोज सरफेस है, क्या क्लोज सरफेस के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्लोज सरफेस के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बेटा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब क्लोज सरफेस के बाहर से आ रही है तो बताइए यहाँ पर एंटर हो रही है, ये फ्लक्स जो है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। तो इस केस में भी फ्लक्स क्या होगा, आपका 0 होगा। लेकिन आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि सर आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाए, यहाँ पर सिमेट्री तो है नहीं,
क्या जितना फ्लक्स इसमें जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर निकल रहा है? क्योंकि आप कहोगे सर फ्लक्स के फार्मूले में तो क्या है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। क्योंकि जहाँ पर डेंसिटी क्या होती है, जब डेंसिटी जहाँ पर कम होती है तहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो कहोगे सर फ्लक्स के फार्मूले में क्या आता है, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ई है, ए है और कॉस थीटा है। ठीक है बेटा जी। आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो कैसे आपने कहा कि जो फ्लक्स यहाँ होगा वही फ्लक्स यहाँ भी होगा, जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर निकलेगा, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? तो बेटा जी देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर एरिया कम है। देखो ना, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो एरिया ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है तो एरिया बढ़ जा रहा है, और अगर एरिया बढ़ रहा है और अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो एरिया बढ़ जा रहा है, और अगर एरिया कम हो जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जा रहा है बेटा जी। देखो ना, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होने लगते हैं और बाद में इसको हम प्रूव भी करेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो इस बात को, गॉसेस जब पढ़ाएंगे तो आपको प्रूव भी करके दिखाएंगे। लेकिन आप समझ लो कि अगर क्लोज सरफेस है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो टोटल फ्लक्स आप लिंक क्या मानोगे, जीरो मानोगे। ठीक है बेटा जी। आगे चल करके कुछ कॉन्सेप्ट और भी नए मिलेंगे आपको, जहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी इस लेवल पर अभी यही मान के चलो। ठीक है बेटा जी। कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की बात कर, हम क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं, फिर हम जो है कि आपको, क्योंकि आपको फ्लक्स एक बार समझ में आ जाएगा तो आप क्या है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बड़े आराम से कर ले जाओगे। यहाँ भी हमने एक क्यूब लिया हुआ है, देखो यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया हुआ है। ये क्यूब जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये जो सरफेस आप देख रहे हो वो L डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है बेटा जी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताइए कि फाइंड आउट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये दिया गया है ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब एक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है बेटा जी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कैसा है बोलो, आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको देखते हैं। ठीक है बेटा जी। आप ये बताइए, अब देखो बेटा, इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पॉइंट आउट किया है, इसको ट्रिपल स्टार दिया है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपेडियम का है। इसको समझते हैं कि यहाँ पर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो, लेकिन वो एक्स में ही जा रही है, एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, न तो वाई में न तो जेड में है, एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये आप क्यूब देख रहे हो, तो इस क्यूब के अगर क्यूब में आपको फ्लक्स निकालना कि फाइंड आउट द फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, तो आपको देखना होगा कि भाई कौन कौन से सरफेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है। अगर एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको पता है कि अगर एक्स में है तो 100% श्योर है कि जो सामने वाला ये जो आपका सरफेस है इससे लिंक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे लिंक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्स में होगा तभी, जब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में है, तो हमेशा इन्हीं दोनों सरफेस से वो लिंक होने वाली है। ठीक है ना। तो फ्लक्स भी इन्हीं सरफेस से पहले से लिंक होगा और दूसरे से लिंक होगा। ठीक है बेटा जी। और दोनों को सम कर देंगे तो आपका नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब आ जाएगा बेटा। ठीक है ना। और जो रिमेनिंग आपके सरफेसेस हैं उनसे लिंक नहीं होने वाला है, क्योंकि डायग्राम देख के भी बता सकते हो आप, क्योंकि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर बेटा जी, राइट साइड में ऐसे जाएगा, और इस ऊपर वाले सरफेस की सरफेस एरिया कहाँ है, बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो अपर सरफेस से फील्ड क्या हो जाएगा, फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे भी आप फार्मूले से भी कह सकते हो और देख कर भी बता सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स इसी सरफेस से लिंक होने वाला है। तो चलो बेटा जी, हम लोग एक एक करके डील कर लेते हैं। ओके। तो आपने कहा कि मान लो हमने इस वाले सरफेस को फर्स्ट मान लिया, या इसको फर्स्ट मान लो, चलो इसी को फर्स्ट मान लो, इसको आपने फर्स्ट मान लिया, सामने पहले पड़ रहा है इसको आपने सेकंड मान लिया। ठीक है ना। कोई किसी को आप फर्स्ट सेकंड ले सकते हो। आप बताओ कि अगर इस सरफेस से आपको फ्लक्स लिंक निकालना होगा तो सबसे पहले आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या, उसको निकालना पड़ेगा। भाई इस सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा जी। साथ में ये भी करना होगा
कि इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है उसको भी निकालना होगा आपको। तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिंक होगा, क्योंकि ये क्या है, ये ओरिजिन से जो है एल डिस्टेंस पे रखा हुआ सरफेस है। तो बताइए, जब ओरिजिन से एल डिस्टेंस पर आप पहुंचोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा। तो यहाँ से अगर देखो तो जैसे ही आप एल डिस्टेंस पे पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाएगा ई नॉट एल आई कैप। एक्स को आप रख दोगे एल डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहोगे सर ई नॉट इंटू एल होगा। मतलब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक होगा वो क्या होगा, ई नॉट इंटू एल होगा। यस आर नो, ई नॉट इंटू एल होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो जो सरफेस कहाँ पे है, एक्स सरफेस जो है एल डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो उस एल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई आपकी वो आई, और डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन आपकी ऐसे बनेगी, और ये क्या होगी बेटा जी, ये ई नॉट इंटू एल आ गया। ठीक है ना। अब बताइए इसका जो है एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस का एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये होगा इसका एरिया वेक्टर, ऐसे ये होगा आपका ए। कितना एंगल बन गया, तो φ1 आप यहाँ निकाल सकते हो। φ1 क्या आ जाएगा बेटा जी, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो φ1 क्या बन गया आपका, देखो क्या बन गया बेटा जी, ई कितना है, ई नॉट एल है, इंटू ये कितना है, ए स्क्वायर है, क्योंकि साइड ए दिया गया है क्यूब का। सरफेस एरिया आपकी ए स्क्वायर होगी इंटू कॉस 180 डिग्री, तो आपका आ गया माइनस ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर। ये आपका आ गया φ1। पहले सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है, ठीक है बेटा जी। अब देख लेते हैं दूसरे से कितना लिंक है। तो दूसरा कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूसरा है यहाँ से लेकर ये, इस पहला सरफेस एल पर है, तो एल से लेकर दूसरे का डिस्टेंस ए होगा, क्योंकि क्यूब की साइड ए है। तो दूसरा जो सरफेस आएगा वो कितनी लेंथ पे आएगा, ओरिजिन से ए प्लस एल लेंथ पे आएगा। क्या आएगा बेटा जी, यहाँ पर ए प्लस एल लेंथ पे आएगा। तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा एक्स में मिलेगा, कितना मिलेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बेटा जी वो ई नॉट ब्रैकेट में ए प्लस एल मिलेगा, क्योंकि एक्स कितना है यहाँ, इस सेकेंड सरफेस के लिए एल कितना है, ए प्लस एल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंथ यहाँ से लेके एल है और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आपकी ए है, क्योंकि साइड ए है ना। तो ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस है एक्स एक्सिस पर ए प्लस एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। अब एरिया वेक्टर कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, ये होगा तुम्हारा ए। तो यहाँ पर φ2 कितना होगा बेटा जी, φ2 हो जाएगा कितना, ई ए कॉस थीटा। ई कितना है, ई नॉट ए प्लस एल है ना बेटा जी। और ए की वैल्यू है आपकी सिंपल एरिया की ए स्क्वायर इंटू कॉस कितना है, थीटा कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा। कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपल 1 रख देंगे। तो φ2 आपका आ गया ई नॉट ए प्लस एल इंटू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अब नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स लिंक्ड विद द क्यूब, तो फाई नेट कितना आ जाएगा, φ1 प्लस φ2, ठीक है ना। लेकिन φ1 किस में आया है, नेगेटिव में आया है, φ2 आया है पॉजिटिव में आया है। तो आप कहोगे सर φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, है ना। तो φ2 कितना है, e2a प्लस एल होल स्क्वायर, सॉरी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ई नॉट इंटू ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाई नेट आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करके ई नॉट इंटू ए क्यूब, ऐसे। मतलब यहाँ देखो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो एक्स की वैल्यू आप क्या है रख करके आपने देखो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट, और आपको समझ भी आया, कुछ किया नहीं, कुछ भी नहीं करना था, केवल क्या है, पहले जिस सरफेस एरिया से फ्लक्स लिंक हो रहा है उस एरिया को पकड़ लेंगे, वहाँ पर फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर किसी और से लिंक हो रहा है तो वहाँ से निकाल लेंगे। जितने भी सरफेस एरिया से फ्लक्स लिंक होगा उन सबको निकाल करके सम अप कर देंगे, तो नेट रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ हमसे डिस्कस करना। ठीक है बेटा जी, ओके। अब बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और आपको पता है कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो स्फेरिकल बनाएगा, जैसे बल्ब से लाइट निकलती है ना चारों तरफ, वैसे पॉइंट चार्ज से आपका जो क्यू चार्ज होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना। और वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, वो जानते हो आप, चारों तरफ फैल जाएगी वो। तो जब चार्ज की साइड आप आओगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर जाओगे तो वो फैलती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला एग्जाम्पल आपका है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही हम देखना चाहते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है, तो अगर पॉइंट चार्ज उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है तो सरफेस भी चाहिए, क्योंकि फ्लक्स तो तभी लिंक होगा जब सरफेस मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हमने लिया, और वो पॉइंट चार्ज हम आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर एक पॉइंट क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है बेटा जी। और ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर वो पॉइंट पर हमने एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया, ठीक है ना। जिसके अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपना। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, देखो ये इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये बनाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उसकी हम बात कर लेते हैं बेटा जी। तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बना दिया इस तरीके से चारों तरफ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से होती हुई आ रही है, अंदर नहीं दिखाया है मैंने, लेकिन इस चार्ज से होती हुई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब सर्कल में मत जाना अभी आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बना दिया आपने, ठीक है ना। आप कहोगे अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी सरफेस से लिंक होगी, तभी तो क्या है, हम जो है फ्लक्स निकाल पाएंगे कि चार्ज ने कितना फ्लक्स बनाया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस अपने मन से बना लिया, हमने इमेजिन कर लिया, और उसका सेंटर ओ लिया जिस पर हमने चार्ज को क्यू पे रखा हुआ है, और उसकी रेडियस क्या लिया हमने, आर लिया। तो आपने कहा ये सरफेस हमने ले लिया, स्फेरिकल सरफेस हमने एज्यूम कर लिया। और हमें देखना है कि जो चार्ज जो फ्लक्स बनाएगा वो फ्लक्स इस सरफेस के साथ कितना लिंक होगा, है ना। स्फेरिकल मतलब से वॉलीबॉल की तरह आपका है ना, बिल्कुल बॉल की तरह आपका है सरफेस, और नीचे अंदर क्या आपका सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है। और इसको हमने क्या माना है, ये स्फीयर है, ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या किया, अब ये हमने सरफेस कंसीडर कर लिया, और इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। तो आप बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो कहोगे सर वास्तव में क्यू पॉइंट से ये आर डिस्टेंस है ना, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो सेम है, बट डायरेक्शन के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में वेक्टर के हिसाब से अलग है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो कहोगे सर कि ये नॉन यूनिफॉर्म का ही केस है। क्या है बेटा जी, ये हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वास्तव में अलग अलग है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, यहाँ पर क्या होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज है ना। तो आर डिस्टेंस पे क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर डायरेक्ट हम लोग अगर हम आपसे पूछें कि बताओ बेटा जी कि इससे क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक है, तो आप डायरेक्ट ई इंटू ए नहीं कर सकते हो ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है के क्यू बाई आर स्क्वायर और इंटू क्या कर दो एरिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, आपको एक यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट कट करना होगा। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने सरफेस पे कट किया, ये स्मॉल एलिमेंट कट किया हमने। और फिर हमने कहा कि ये जो स्मॉल एलिमेंट आपने कट किया, इस स्मॉल एलिमेंट की जो डायरेक्शन आपने ली है, ये डायरेक्शन आपने लिए, इस जो आपने एलिमेंट यहाँ कट किया है छोटा सा, इसको आपने माना कि ये डी ए वेक्टर है। क्या बेटा जी, ये डी ए वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन आपने क्या ले लिया है, डी ए ले लिया है। आपको पता है सरफेस बना हुआ है, रैंडम सरफेस है आपका, बिल्कुल अगर यूनिफॉर्म सरफेस नहीं है तो आपने उसमें एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया आपने, और उसकी डायरेक्शन आपने डी ए ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ बना दिया ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस पॉइंट पे बना हुआ है। तो इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो के होगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा। आपको पता ही है आर डिस्टेंस पे क्या होती है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है। तो बताइए इस छोटे से एलिमेंट के साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ है ना बेटा जी। तो आप कहोगे जो यहाँ पर जो यहाँ पर फ्लक्स लिंक हुआ है डी फाई,
कितना होगा बेटा जी, डी फाई क्या होगा, ई ए इंटू कॉस थीटा डायरेक्ट। और ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग, हाँ ये लिख दिया आपने। तो बोलो टोटल फ्लक्स क्या होगा बेटा जी, टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द होल सरफेस एरिया। तो आप कहोगे सर यहाँ क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट ई डी ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर बेटा जी ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और जो डी ए आपका है सिंपल इसको हमने डी ए लिख दिया, और ये जो आपका कॉस थीटा है ना, इसकी वैल्यू जीरो है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जीरो है, तो आपने इसको जीरो लिखा, मतलब कॉस जीरो आपका 1 आ जाएगा। तो इसको आपको और इंटीग्रेट कहाँ से करना होगा बेटा जी, जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर के देखो 2 पाई आर तक, क्योंकि इसका यहाँ से लेके पूरा का पूरा जब इसको एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर, यहाँ से सबने स्टार्ट किया, मान लो इसको 0 पॉइंट लिया आपने, और पूरा का पूरा इंटीग्रेट करोगे 2 पाई आर तक इसको इंटीग्रेट करोगे। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 पाई आर होगा बेटा कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा इसका सरफेस पूरा का पूरा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखो, तो पहले बेटा पहले वैल्यू पुट कर दो इसको, फाई इक्वल टू क्या होगा देखो, ये होगा तुम्हारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू होगा तुम्हारा डी ए, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब के क्यू बाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया हमने। तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी ए का, और इसकी सरफेस एरिया है स्फीयर की, और स्फीयर की सरफेस जो एरिया होती है पूरा का पूरा अगर इंटीग्रेट करोगे तो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको पता है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा स्फीयर की सरफेस एरिया होगी। तो क्या होगा, आर स्क्वायर से क्या होगा बेटा जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब क्या आ गया आपका देखो, तो जो फ्लक्स लिंक हुआ स्फीयर से ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, वो क्या हुआ, के क्यू इंटू 4 पाई, है ना। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू फाई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई, तो फ्लक्स कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो पॉइंट चार्ज है उस पॉइंट चार्ज से, वो पॉइंट चार्ज जो फ्लक्स लिंक कर रहा है इस स्फीयर से, कितना कर रहा है बेटा जी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स लिंक हो रहा है इस स्फीयर से ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज ने जो फ्लक्स बनाया वो कितना बनाया, वो उसका अपना जो चार्ज है वो चार्ज ले लिया हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया आपने। ठीक है बेटा जी, अब ये बताओ यहाँ पर जो फ्लक्स लिंक हुआ है ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, क्या वो इस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो स्फीयर है उसकी क्या रेडियस है। सिंपल फार्मूला आपका Q अपॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं ये आपको नहीं चल रहा पता कि जो सरफेस आपने लिया है वो स्फीयर ही लिया हुआ है, ये तो है आपने क्लोज लिया हुआ है, ठीक है ना। आपने स्फेरिकल सरफेस लेकर के आपने पॉइंट चार्ज के फ्लक्स को कैलकुलेट किया। आपने क्या है, यहाँ पर जो सरफेस लिया है कैसा लिया है, आपने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉइंट चार्ज अगर ले लिया आपने तो आपने कहा कि जो हमने सरफेस लिया उसके चारों तरफ वो स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और उस स्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हुआ उसको निकाल लिया। वो जो फ्लक्स लिंक निकल के आया वो निकल के आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द स्फेरिकल सरफेस इक्वल टू क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या जो आप रिजल्ट आप ये निकाले हो, इस रिजल्ट से कहीं आपको ये फीलिंग आ रही है कि जो आपका सरफेस है वो स्फेरिकल है? क्या इस रिजल्ट से आपको ये चल रहा है पता कि जो सरफेस आपने लिया है वो स्फेरिकल लिया है, कि क्यूब लिया हुआ है, क्लोज क्यूब है, या कोई और सरफेस क्लोज लिया हुआ है? आपको यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम पड़ रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ये चाहे सरफेस जो आपने क्लोज लिया हुआ है, चाहे आप क्यूब लो, चाहे आप स्फेरिकल लो, चाहे आप कोई भी आप ले सकते हो क्लोज सरफेस रैंडम, हर केस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। जैसे हमने यहाँ दिया, देखो यहाँ पर हमने क्या है, एक प्लस Q चार्ज रख दिया, इस प्लस Q चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ऐसे,
ठीक है ना। किसी बच्चे ने कहा सर हमने जो स्फेरिकल सरफेस लिया, ये लिया हमने छोटा वाला, तो बताइए छोटे वाले से कितना फ्लक्स लिंक हुआ, इसकी रेडियस कुछ होगी। छोटे वाले से ब्लैक जो आपका ये ब्लैक कलर का जो सरफेस है, ये भी स्फीयर है, ये भी स्फीयर है और ये भी स्फीयर है। तो किसी बच्चे ने बोला कि बताओ सर इस स्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। तो हमने कहा भाई इससे तो फार्मूला ही होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा इस छोटे से वाले से। अब एक बच्चे ने पूछा सर कि बताइए इससे कितना लिंक होगा, तो ये स्फीयर तो बड़ा हो गया आपका, इसके अंदर ही प्लस क्यू चार्ज है बेटा ना, तो जब प्लस क्यू चार्ज अपना फ्लक्स बनाएगा तो इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा बेटा जी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि कहीं ऐसे तो है नहीं फार्मूले में कोई रेडियस का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने पूछा सर बताओ कि ये बताओ कि जो ये वाला सरफेस बना हुआ है, ये वाला सरफेस इससे कितना फ्लक्स लिंक होगा ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वहाँ पर यही होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कोई भी स्फेरिकल सरफेस लो, सबसे क्या है फ्लक्स आपका लिंक होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब बच्चा पूछता है कि फ्लक्स का फार्मूला होता है E cos थीटा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि मान लो कि अगर आपने कहा सर कि थीटा तो हर जगह क्या बन रहा है आपका, जीरो बन रहा है, आप देख ही रहे हो। कोई भी एलिमेंट यहाँ भी कोई एलिमेंट कट करोगे, छोटा सा एलिमेंट कट किए तो ds कहाँ बनेगा, राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, राइट साइड में। एंगल क्या है, जीरो है, तो थीटा तो आपका हर इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बच्चा कहता है कि सर जब हम चार्ज के नज़दीक होते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। तो आपने कैसे कह दिया कि दोनों के केस में फ्लक्स सेम होगा, इस वाले से जो फ्लक्स लिंक होगा वही इस वाले से भी फ्लक्स लिंक होगा। आपने ऐसे कैसे कह दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वाजिब क्वेश्चन बच्चे का होता है कि ये कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट को लिया, आपने यहाँ लिया, तो आपने कहा जो ये स्फीयर आपने लिया, इससे जो फ्लक्स लिंक हुआ, इस स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम होगी और इस स्फीयर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स इससे अधिक लिंक होना चाहिए, इससे कम लिंक होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में E आता है और E अगर ज़्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि फ्लक्स के फार्मूले में E के साथ साथ A भी आता है। तो अगर यहाँ पर क्योंकि प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक है ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट मान लो आपका B है, अगर A पॉइंट प्लस क्यू चार्ज के नज़दीक है तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन ये जो स्फीयर बनाओगे आप, ये जो स्फीयर की सरफेस एरिया होगी वो कम होगी पहले वाले से। तो पहले वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जा रही है, इसलिए फ्लक्स जो पहले वाले के लिए सरफेस के लिए होगा वही सेकेंड वाले के लिए होगा, वही थर्ड वाले के लिए होगा, वही फोर्थ वाले के लिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि किसी बच्चे ने कहा ये बना दिया सर, रैंडम ऐसे बना दिया और यहाँ पर क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, कहीं भी रख दिया, यहाँ वहाँ कहीं भी रख दिया। अब बोला कि भाई जो रैंडम सरफेस बनाया है इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक है, तो डायरेक्ट बोलोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जैसे आपने किसी बच्ची ने कहा कि भाई यहाँ पर एक चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, सरफेस को हमने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब बताइए कितना फ्लक्स लिंक है इस सरफेस से, कहोगे सर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि अगर पॉइंट चार्ज है, जो पॉइंट चार्ज जो फ्लक्स बनाएगा वो चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लोगे तो वो चार्ज का, पॉइंट चार्ज का अपना फ्लक्स होगा। वो कोई भी सरफेस लो उसके चारों तरफ उतना ही फ्लक्स उससे लिंक होगा, वो क्लोज सरफेस होना चाहिए। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा जी, इसको 1 बाय 1 करके आप लोग डिस्कस करना। अगर कोई डाउट होगा तो हम कल आपको बताएंगे, डाउट को क्लियर करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, इसके बाद मैं और भी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।